हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश आपका एक ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं सीटेट 2019 का सेकंड पेपर, जो कि सेकंड पाली में पूछा जाता है, जो कि कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए पेपर होता है। तो देखिए, अगर यदि आपको ये मेरा सेशन पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी वो नोटिफिकेशन के द्वारा आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा पहला है कि विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। दूसरा ऑप्शन है शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। तीसरा है वंशागत वस्तुओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। चौथा ऑप्शन है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। इसका हमारा वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरण कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप जरूर नोटिस कीजिएगा, नहीं वाले को। जहां पर क्वेश्चन नहीं है तो उसे ध्यान से पढ़ा कीजिए पहले, फिर क्वेश्चन को टिक किया कीजिए। पहला ऑप्शन है विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। दूसरा ऑप्शन है विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। तीसरा ऑप्शन है विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। चौथा ऑप्शन है व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, विकास के सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो चलते अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है। पहला ऑप्शन है लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑप्शन है यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफी अधिक होती है। इसका हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा, ये पक्षपात वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक यानी कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। तो पहला ऑप्शन हमारा है प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। दूसरा ऑप्शन है मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। तीसरा ऑप्शन है बाह्य प्रेरणा एवं एक रूप मूल्यांकन मानदंड। चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम। तो इसमें हमारा एक शिक्षण में इसका हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार की अनुदेशन अनुकूलन करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है इसमें, पहला ऑप्शन है कई प्रकार के दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। दूसरा ऑप्शन है स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। तीसरा ऑप्शन है अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना। चौथा ऑप्शन है स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। तो इसका चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोगी करना चाहिए। पहला ऑप्शन है सक्रिय रूप से
हतोत्साहित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसमें चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। फिर सातवां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षण। दूसरा ऑप्शन है प्रतियोगी अधिगम को बढ़ाना। तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट शिक्षा योजना। चौथा ऑप्शन है एक रूप निर्देश। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, विशिष्ट शिक्षा योजना। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8वां नंबर का क्वेश्चन है कि अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें आप पढ़ करके, पठन क्षमता अधिगमकर्ता किसको कहते हैं? धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी। दूसरा ऑप्शन है सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय, कार्य को पूरा करने में धीमे हैं। अवधारणात्मक सभी कमी अधिगमकर्ता, इसको उच्च अभिप्रेरणा, लंबे समय तक अवधान बनाए रखना। चौथा है श्रव्य क्षति ग्रस्त अधिगमकर्ता, यानी दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। तो इसमें हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा, पठन क्षमता अधिगमकर्ता। अगला क्वेश्चन है, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? पहला ऑप्शन है क्षतिग्रस्त बच्चों की। दूसरा ऑप्शन है सृजनात्मक बच्चों की। तीसरा ऑप्शन है अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की। चौथा ऑप्शन है अहम केंद्रित बच्चों की। तो इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा जो सृजनात्मक बच्चों की है वो हमारा सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता है? अनुकूलन नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन हमारा विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना एवं विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। तीसरा ऑप्शन है अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं की बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को जटिल सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं। फिर चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों खाली स्थान निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय खाली स्थान के। तो पहला क्या है, प्रदर्शन लक्ष्य अधिगम लक्ष्य। दूसरा है असफलता से बचने के लिए लक्ष्य अंक लेने के लिए लक्ष्य। तीसरा ऑप्शन है अंक लेने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य। चौथा अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य। तो इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा, अधिगम लक्ष्य तथा प्रदर्शन लक्ष्य। चौथा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? पहला ऑप्शन है दोहराने दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। दूसरा है उदाहरण एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन है एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा ऑप्शन है पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, दोहराने एवं स्मरण करने को क्या करना, बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है?
इसमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? पहला है, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। दूसरा ऑप्शन है, गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। तीसरा ऑप्शन है, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। चौथा ऑप्शन है, मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत आनंददायक लगता है। ठीक है, इसमें हमारा तीसरा वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ शिक्षक क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर का क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, केवल गैर उदाहरणों को उदाहरण देने चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। चौथा ऑप्शन है, केवल उदाहरण देने चाहिए। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? तो इसमें पहला ऑप्शन है सूचनाओं का संचरण। दूसरा ऑप्शन है दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन है एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण। तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है अन्वेषण एवं परिचर्चा। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन जो है अन्वेषण एवं परिचर्चा, वो क्या होगा? सही होगा। फिर चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? पहला क्या है? लक्ष्य लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना। दूसरा ऑप्शन है संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना। तीसरा है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना। चौथा है हम उम्र साथी को समझना। पांचवा ऑप्शन है स्वयं से प्रश्न करना। तो इसमें से हमारा प्रभावी अधिगम के रणनीतियों का कौन सा उदाहरण हो सकता है? इसमें से हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी सभी हमारे क्या होंगे? प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संरचनात्मक संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप से देखा जाता है? पहला ऑप्शन है कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। चौथा ऑप्शन है लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में क्या हो? कम हो। तो इसका हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा कि एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? पहला ऑप्शन है कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना। दूसरा ऑप्शन है सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। तीसरा ऑप्शन है एक समूह का सहयोग करना तथा उसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। चौथा एक मुख्य दर्शन होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना, यानी चौथा हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। फिर चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं खाली स्थान क्या होगा? पहला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। चौथा ऑप्शन है
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिर चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर का क्वेश्चन है, जीन पियाजे से पूछा गया है। तो जीन पियाजे के अनुसार, तो जब तक आपका जीन पियाजे का थ्योरी नहीं पता होगा तब तक आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हम आपके लिए जीन पियाजे जितने भी सीरीज में जितने भी जो एग्जाम में आते हैं वैज्ञानिकों से संबंधित, उनके बारे में भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको परीक्षा में जो जो क्वेश्चन आते हैं जिन जिन वैज्ञानिकों से संबंधित, उनसे आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को कहा जाता है। पहला स्कीमा, दूसरा प्रतिमान, तीसरा मानसिक मैप, चौथा मानसिक उपकरण। देखिए, जब भी पियाजे का नाम आए तो अगर कहीं भी स्कीमा दे दिया जाए तो वो ऑप्शन आपको क्या करना है? आंख बंद करके टिक कर देना है, क्योंकि अगर स्कीमा का जिक्र किया गया है, अगर पियाजे का नाम है, सकारात्मक क्वेश्चन है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी स्कीमा हमारा सही होगा। फिर चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले हम चलते हैं अपने 21 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 21 क्या है? एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो इसे बताना है। पहला ऑप्शन क्या है? साम्य धारण, दूसरा है संरक्षण, तीसरा है बुद्धि, चौथा है समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर का क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? पहला है सामाजिक पारस्परिक क्रिया, दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया। देखिए, ये उद्दीपन और अनुक्रिया का जो संबंध होता है वो हमारा किसके द्वारा कहा जाता है? ये जो उद्दीपन अनुक्रिया होता है ये भी हमारा जीन पियाजे का होता है। और लेव वाइगोत्स्की जो है वो समाज से संबंधित अपनी धारणाएं प्रस्तुत किए हैं, तो इसलिए हमारा यह पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। फिर चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, सॉरी, माफ कीजिएगा, नीचे वाले क्वेश्चन में 23 नंबर का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? पहला ऑप्शन है अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, दूसरा है अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है, तीसरा ऑप्शन है विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और आत्मनिर्भर अंतर्निर्भर होते हैं, चौथा ऑप्शन है विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। तो इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं, तो ये हमारा तीसरा वाला आंसर सही होगा। फिर चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? पहला ऑप्शन है सुरक्षित रखने की योग्यता, दूसरा ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, तीसरा ऑप्शन है द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, चौथा ऑप्शन है सजीवात्मक चिंतन। तो इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा, सुरक्षित रखने की योग्यता, ये हमारा क्या होगा? सही होगा। अब 25 नंबर का क्वेश्चन है, जिन पियाजे एवं लिव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, दूसरा है निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, चौथा ऑप्शन है कौशलों का अर्जन। तो इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 26 नंबर का क्वेश्चन है,
समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? पहला ऑप्शन है लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, रूढ़िवादी लैंगिक या जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, तीसरा है लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, चौथा ऑप्शन है लैंगिक या जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए। इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलर वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अंतःकरण एवं स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए क्या हो, वैध होता हो। पहला ऑप्शन क्या है, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, दूसरा है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, तीसरा है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, चौथा है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर का हमारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। विशेषताएं यहाँ पर दी हुई हैं, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो बताइए इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन पढ़िए, पहला अंतरावैयक्तिक, दूसरा है अंत वैयक्तिक, तीसरा है नैदानिक, चौथा है प्रकृतिवादी। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, दूसरा क्या है, अंत वैयक्तिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होना चाहिए। पहला ऑप्शन है, देखिए इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से हमको बताना है कौन सा कारण हो सकता है। ऑप्शन पढ़िए, बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। तो चौथा ऑप्शन क्या है, बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए हमारा ये जो पहला वाला है और दूसरा है और चौथा है, तो हमारा इसमें क्या होगा, सही होगा, पहला दूसरा चौथा, यानी दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको भी शेयर कीजिएगा, ताकि इससे हमारा क्या होगा, मोटिवेट होने का मौका मिलेगा। इससे हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को देखिए, फिर आगे जब परीक्षा को आने वाला होगा फिर हम आपके लिए मॉक टेस्ट भी ले आएंगे, जो कि आपको मॉक टेस्ट जो होंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी आए होंगे और कुछ अपने स्वयं बनाकर आपको दूंगा, ताकि आप पता कर सकें आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है यह, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पहला मीडिया, देखिए यहाँ पर सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पहला मीडिया, दूसरा विद्यालय, तीसरा परिवार, चौथा पास पढ़ो। तो इसमें देखिए कौन कौन सा है
जो सामाजिकरण के लिए क्या करता है, वो बच्चों का क्या करता हो, भूमिका अदा करता हो। तो इसमें देखिए मीडिया भी करता है, विद्यालय भी करता है और परिवार भी करता है और पास पड़ोस भी करता है। तो चौथा चारों ऑप्शन किसमें है, तीसरे में है। तो चारों ऑप्शन जिसमें है वही हमारा ऑप्शन सही होगा।